वक्त हो गया है संविधान की कसम खाने का। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का मुद्दा कौन है? आज का मुद्दा है राहुल गांधी। आज उनको लेकर संसद में भी प्रदर्शन हुआ। इससे पहले हम सत्याग्रह राजघाट पर कांग्रेस के नेताओं का देख चुके हैं। आज संसद में तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद जो है वो काले कपड़े पहन कर आए। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या संसद में काले कपड़े पहनकर आना उचित है? विरोध का एक तरीका है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या संसदीय परंपरा में इस तरह के कपड़े पहनना उचित होगा, शोभा देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि अगली स्ट्रैटेजी राहुल गांधी के लीगल मामले में क्या होती है? क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे, यानी गुजरात की हाई कोर्ट? क्या वो डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट पे जाएंगे, या फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे और कहेंगे कि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है या फिर उनकी सजा है उस पर रोक लगा दी जाए? देखना बेहद दिलचस्प होगा। या फिर राहुल गांधी खुद, जैसा बीजेपी कह रही है, अपने आप को शहीद बताकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे? क्या ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी हुई है उनके सदस्यता विवाद की, क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल को सर्वमान्य विपक्ष का नेता मानने पर विपक्ष को मजबूर करेगी? कांग्रेस कम से कम इसी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन ऐसे में वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब देख लेना चाहिए राहुल गांधी के साथ जो हुआ। क्षेत्रीय दलों को आगे आकर बीजेपी को हराने के बारे में सोचना चाहिए। अभी किसी को नहीं पता कि आगे जाकर क्या स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन कांग्रेस इसको अपना पॉलिटिकल रैलिंग पॉइंट बनाना चाहती है ताकि सब लोग उसके आसपास आ जाएं और राहुल की सदस्यता जाने को मुद्दा बनाए। अब सवाल यहां पर कई सारे एक साथ खड़े हो रहे हैं। कल जब राहुल गांधी की बात कर रहे थे और परिवारवाद की बात जब बीजेपी करती है तो प्रियंका ने उस परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा क्या राम और पांडव, इन दोनों ने जो है अपने परिवार की पद्धतियां जो है उनके बारे में बात की, और क्या राम को परिवारवादी कहा जा सकता है, क्या पांडवों को परिवारवादी कहा जा सकता है? ये बात उन्होंने कहकर ये जताने की कोशिश की कि राहुल कम से कम उस मोड़ पर, यानी परिवारवाद के आरोपों को उन्होंने नकारने की कोशिश की। इन सब के बीच सावरकर, वीर सावरकर, राहुल गांधी का ये कहना कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, ये जो बयान उनका है ये उनके सहयोगी दलों को रास नहीं आ रहा है। शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी छोड़ने की भी धमकी दी है। इन्हें तमाम मुद्दों पर करेंगे बहस, लेकिन पहले अभी तक का अपडेट। जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? सबको पता है कि आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, तो इसी को चलते हमारा तेवर, हमारा रूप हम दिखाते रहेंगे। क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? ओबीसी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द इसलिए की है ताकि वो अपने करीबी दोस्त अडानी को बचा पाए। तो यही सत्य है और यही सत्य आने वाले समय में और उजागर होगा। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकता। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए। वो समर्पित थे देश की आज़ादी के लिए, जेल से ही 14 सालों। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है।
एक रिस्पेक्ट आदर का विषय वो हमेशा रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछाले तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। माफी मांगो। सावरकर बनने में कई जन्म लगेंगे राहुल गांधी। सावरकर को अगर जानना हो तो जा करके सेलुलर जेल को देख के आवे सावरकर क्या। तो आपने देख लिया क्या क्या मुद्दे हैं, अपडेट में आपको विस्तार से बताया गया। तो सीधे चलते हैं अपने बड़े पैनल के पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है अभय दुबे जी वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ शिवसेना जो नाराज हो गई है वीर सावरकर पर ये बयान को लेकर, उसकी तरफ से किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभय दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। संसद में काले कपड़े पहनकर आपने विरोध को जता दिया, लेकिन क्या आप तमाम विपक्षी पार्टियों को राहुल का नेतृत्व मानने के लिए तैयार कर लेंगे? आगे लड़ाई क्या? और लीगल ओपिनियन, आज भी आप कोर्ट नहीं गए, आप जा सकते थे कोर्ट। तो कहीं जो बीजेपी आरोप लगा रही है नाखून काट के शहीद तो नहीं बनना चाहते राहुल गांधी? दीपक चौरसिया जी, जहां तक लीगल एस्पेक्ट का सवाल है तो मैं ये साफ कर दूं कि वो 170 पन्नों से अधिक का जो फैसला है गुजराती में है, उसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने के बाद हम बिल्कुल यथोचित अदालत में भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे। ये दायित्व राजनीतिक दल होने के नाते हमारा है। जहां तक बात रही प्रतिपक्षी दलों की, तो हमने कभी नहीं कहा, हमने तो राहुल गांधी जी इस मान्यता के हैं कि वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा नेतृत्व स्वीकार्य, लेकिन हम सद्भावना प्रकट करते हैं। जिस प्रकार प्रतिपक्षी दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने का मानस बनाया, उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और अगर जो प्रतिपक्षी दलों के साथियों के जो सुझाव होंगे उसको आत्मसात भी करेंगे और एक सामूहिक दिशा तय करेंगे ताकि इस देश के प्रजातंत्र को बचाया जाए। ये क्यों परिस्थितियां निर्मित हुई? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था कि नियोजित रूप से इन लोगों ने जिससे मुकदमा लगवाया उसने पहले तो 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए थे, उसने 16 अप्रैल 2019 को केस लगाया। फिर वो कोर्ट जाता है दवे साहब की और कहता है कि फिर से राहुल गांधी जी को हर पेशी पर बुलाइए, बयान के लिए तस्दीक कराइए जो एविडेंसेस है। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी कतई आवश्यकता नहीं, वो हाईकोर्ट जाकर स्टे करा लेता है। इस बीच 7 फरवरी 2023 को अडानी जी के खिलाफ मुखरता से राहुल जी तथ्यात्मक बातें करते हैं। वो फिर हाईकोर्ट जाता है और कहता है नए एविडेंस आ गए, अब आप स्टे को वेकेट कर दीजिए। जबकि उस 11 महीने तक जब स्टे था तब तक कोई नए एविडेंस नहीं थे। आनंद फानन में न्यायाधीश महोदय उस पर फैसला लेते हैं और CRPC का 202 जिसमें उनका जुरिडिक्शन अगर कोर्ट का नहीं है तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए, कंपल्सन है। कानून कहता है, सर्वोच्च अदालत के फैसलों में लिखा है, मगर वो नहीं कराई गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दबाजी में राहुल गांधी जी के खिलाफ ये फैसला लिया जिसको ऊपर की अदालत में हम अच्छे से अपना ठीक है। मैं सीधे यहाँ से शहजाद पूनावाला जी के पास चलता हूँ। लेकिन अभय जी, बीजेपी ने जो आरोप लगाया उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या राहुल नाखून काट के शहीद होना चाहते हैं, यानी छोटी सी बात दिखाकर अपने आप को शहीद कहलवाना चाहते हैं कि मुझे बीजेपी ने शहीद कर दिया? ये जो बाइनरी है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, राहुल गांधी को आपने एक मौका दे दिया सर्वमान्य विपक्ष का नेता बनने के लिए। देखिए, ऐसा है दीपक जी कि उनको कौन नेता मानता है नहीं मानता है, जनता ने पहले ही डिस्क्वालीफाई किया है। अब तक तो विपक्षी दलों के नेता भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और कोर्ट ने भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है। परंतु काले कपड़े पहनकर काले कारनामे और काली नीयत को छिपाया नहीं जा सकता। पहले OBC समाज को एक प्रकार से अपमानित करने वाला बयान देकर काली नीयत दिखाना, फिर कोर्ट के प्रति काली नीयत दिखाना, पत्रकारों को हवा निकल गई कहकर काली नीयत दिखाना, फिर आज जो आपने देखा होगा स्पीकर के चेयर पर कागज फेंका गया और काले कारनामे किए गए। और तो और BV श्रीनिवास उनके नेता है, क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी जी के बारे में, सुनिए। वो स्मृति ईरानी थोड़ा गूंगे बेरी हो गया। मैं स्मृति ईरानी जैसी एक महिला
नेत्री को गूंगी बहरी कहना, और आगे की पंक्ति तो मैं सुना भी नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि ये डायन थी और डायन से कैसे डार्लिंग बन के कमरे में बैठ गई, ये मैं सुना भी नहीं सकता। मुझे लगता है आज ओबीसी समाज का अपमान, संविधान का अपमान, किस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सामंतवादी सोच देखिए कि मैं कानून से ऊपर, मैं संविधान से ऊपर, इसीलिए एक अलग कानून की भी प्रमोद तिवारी मांग करते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, काले कपड़े पहन के तो अभय दुबे जी की पार्टी ने तो 370 हटने का भी विरोध किया। यही काले कपड़े पहनकर राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तब उन्होंने उसका भी विरोध किया। तो ये काले कपड़े पहनने का क्या औचित्य है और किस वोट बैंक को साधने के लिए सावरकर जी तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ये भली भांति देश की जनता जानती है। ये काली नीयत और काले कारनामे वाले हैं। अबे दुबे जी जवाब दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो माफी वीर सावरकर कहते कहते राहुल गांधी उस सहयोगी को गंवा दे जिसके साथ मिलकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी का प्रयोग किया था। दीपक जी, पहले तो दो बातों का मैं जवाब शहजाद जी की दे दूं। ओबीसी का मसला इन्होंने बताया। ओबीसी क्या है? ओबीसी जानते हैं आप? ओवरसीज बोगस कंपनी। उसको बचाने के लिए, मतलब अडानी जी को बचाने के लिए, ये उन लोगों को जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, ओबीसी समुदाय का इससे बड़ा अपमान आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ललित मोदी को ओबीसी बता रहे हैं आप मेहुल चोकसी को ओबीसी बता रहे हैं, आप संदेशरा को ओबीसी बता रहे हैं, आप नीरव मोदी को ओबीसी बता रहे हैं, आप अम्मी मोदी को, निशल मोदी को। अरे साहब, कुछ तो शर्म करिए। देश का ओबीसी समाज अपनी खुददारी के लिए जाना जाता है, उसके प्रति कम से कम इतनी दुर्भावना मत रखिए कि उसको ओबीसी से जोड़ दिया। पर अभय जी, ये तो मानेंगे ना कि पूर्णेश मोदी तो ओबीसी है? आप ये तो मानेंगे ना पूर्णेश मोदी तो ओबीसी है? देखिए, जिन्होंने मुकदमा किया था। एक मिनट, उन्होंने, जो मैं सोशल मीडिया पर देख पा रहा हूं, पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने वणिक समाज का अपने को बताया है, और ये कुछ लोगों ने प्रामाणिक रूप से ट्वीट किया है कि वो भी ओबीसी समाज के नहीं है। प्रश्न बात इसका है ही नहीं। देखिए क्यों पीछे छिप रहे हैं? गुजरात में वो जाति ओबीसी में मानी जाती है भाई जी। नहीं, सरकारी मैं देखिए दीपक जी, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। इन्होंने सिर्फ इसका संदर्भ इसलिए लिया है कि 38 शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, उस पर ये पर्दा डालना चाहते हैं। चांगचुंग लिंग, एक चीनी व्यापारी जो भारत सरकार की एजेंसियों की रडार पर है, पनामा पेपर्स में जिसका नाम है, ये स्टॉक मैनिपुलेशन में वो भी साथ विनोद अडानी जी के ये प्रामाणिक रूप से खुलासा हुआ। इलारा कंपनी, जो डिफेंस में, राहुल जी ने यही तो कहा कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम कर रहे हैं, जहां पर मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन का काम उनको मिला है, उसके साथ साझेदारी इलारा की है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप जिस पर है। तो ये तो भारत की भूभागीय अखंडता, अस्मिता और हमारे सामरिक महत्व पर हमला है। आखिरी बात, मैं एक विनम्रता से बात कहना चाहता हूं दीपक जी, और ये कब हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपदा में अवसर तलाशिए, जब काले 3 कानून लाए गए किसानों के खिलाफ, तब उस समय स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। अडानी ग्रीन 6,823% की ग्रोथ करती, अडानी इंटरप्राइजेज 2519% की, अडानी ट्रांसमिशन 1288 की, अडानी टोटल गैस 897 लगातार। तो ये क्या सेबी ने नहीं देखा? डेली मॉनिटरिंग यूनिट है उनकी, तो सर्विलांस डिवीजन की, वो डेली फ्लक्चुएशन को मैप करती है। तो ये छुपाया जा रहा है, नियोजित रूप से देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दीपक जी, सीधे शहजाद पुनावाला, मेरा सीधा सवाल, एक लाइन का सवाल शहजाद, उसके बाद आप संतोष के साथ जवाब दीजिएगा। शहजाद जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने एक षड्यंत्र बनाकर राहुल गांधी को फंसाया, जो आरोप इस वक्त आप पर लगा रही है कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल? तो क्या कोर्ट भी हमारे साथ इस षड्यंत्र में शामिल है? ये तो कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी हुई, परंतु दीपक जी, आपके सबसे देखे जाने वाले शो पर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई इस देश ने और संवैधानिक लड़ाई लड़ी है, उसकी व्याख्या आज कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता ने किस प्रकार से की? मतलब पूरे ओबीसी समाज को फिर से एक बार गाली देने का काम हुआ है आपके शो पर। क्या आरजेडी, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है? नहीं, अब मेरी बात आ जाने दीजिए दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला। दीपक जी, हर बार मैं आपके शो पर, मुझे कभी भी बिना टोके रोके बोलना नहीं देने का मौका नहीं, मुझे अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए। दीपक जी, ये बहुत बड़ा अन्याय हर बार मेरे साथ होता है आपके शो पर। मौका दीजिए। हाँ
दीपक जी अभी उन्होंने 10 सेकंड पहले आप रिवाइंड करके टेप सुनिए। बिल्कुल, अरे मैं अभी दीपक जी कृपया दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। अभय जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। अभय जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। अभय जी आप ये टू विंडो का सिस्टम प्लीज मेरी बातों में टू विंडो सिस्टम क्यों होता है आपकी पीसीआर के द्वारा? जब अभय जी बोलते हैं वो सिंगल विंडो पे होते हैं और जब शहजाद पूनावाला बोलता है वो मल्टी और टू विंडो में क्यों होता है? ताकि सब इनवाइट होते हैं और मेरी हर बात का फ्लो तोड़ा जाता है। टू विंडो अभय जी का भी काटिए, टू विंडो शहजाद का भी काटिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। मुझे पता है आप प्रोडक्शन अच्छा जानते हैं, लेकिन शहजाद जी ये मेरे पार्टी के साथ बहुत बड़ा अन्याय बार-बार जी पर होता है। अभय दुबे जी, दीपक जी मैं अपनी बात को पूरी कर दूंगा। अब आप देखिए, अब आप बोलिए अपनी बात जी। दीपक जी अभी 15-20 सेकंड पहले आपके शो पर, जिसे हम एक बहुत ही पावन तरीके से ओबीसी समाज का, उनकी लड़ाई का सम्मान करते हैं, मंडल कमेटी की पूरी लड़ाई लड़ी गई, उस ओबीसी की व्याख्या अदर बैकवर्ड क्लासेस बच्चा जानता है संविधान में है, उसकी व्याख्या अभी उनको बैंक लुटेरों के साथ जोड़कर फिर से एक बार वही चीज की। ये वही मंडली है जो कहती है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर सारे मोदी चोर हो जाते हैं, सारा एक सरनेम चोर हो जाता है। और मोदी जो होते हैं वो घांची समाज से होते हैं, मोड़ घांची समाज होता है, तेली समाज का इक्विवेलेंट है वो। आपको अगर जानकारी ना हो तो मत बोलिए, मैं जानता हूं दुबे जी को इसकी जानकारी नहीं होगी, उनके मन में तिरस्कार का भाव होगा। जो घांची और तेली समाज से आते हैं उनके लिए ये हो सकता है, उनके लिए व्यवहारिक हो इस प्रकार की बातें करना। परंतु आज आरजेडी से मेरा सवाल है, क्या आप इसके साथ खड़े हैं जो ओबीसी की परिभाषा उन्होंने दी है? दूसरी बात, मेरा सिंपल सवाल है कि सावरकर जी के विषय में जो बातें राहुल गांधी ने की है, जो एक समय पर हिंदुत्व का शेर था, आज वो सेकुलरिज्म की ऐसी भीगी बिल्ली बना हुआ है कि अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा है। ये वही उद्धव जी थे, कहते थे कि अगर कोई सावरकर जी का अपमान करेगा तो मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा, पर आज बार बार अपमान किया जा रहा है और सावरकर जी के विषय में उद्धव जी कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाते। किशोर तिवारी जी अभी बीच में नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शहजाद ने अपनी बात खत्म कर ली, मैं सीधे आरजेडी के पास चलता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, जो ओबीसी की परिभाषा दी है, ऐसे में तो आपको भी कह देना चाहिए भैया, कांग्रेस अगर ऐसे ओबीसी की परिभाषा देगी तो हमारे बैकवर्ड वोट भी भाग जाएंगे, जो आपका बेस है, सबसे बड़ा बेस है बिहार में। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात यह है बचाने के लिए ओबीसी समाज को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी वाले कब से ओबीसी के हितैषी हो गए? ये बीजेपी ओबीसी के हितैषी हो गए। ये अब इनको मिल गया मामला तो ये अब उसको ओबीसी से जोड़ रहे हैं। मामला क्या है? मामला को डाइवर्ट दूसरे जगह किया जा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार 2-3 दिनों से बीजेपी के लोग ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। हमारे ओबीसी भाई सब लोग जानते हैं कि बीजेपी तो उनका विरोधी, कट्टर विरोधी रहा है। ये आरक्षण विरोधी लोग ये ओबीसी की बात क्या करेंगे? ये सबसे कुछ नहीं होगा। मूल बात ये है कि जो भी हुआ है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का सवाल नहीं है। सवाल है लोकतंत्र में। लोक समाप्त हो रहा है। सिर्फ तंत्र के भरोसे बीजेपी शासन चलाना चाहती है। इनकी जांच एजेंसियां, इनके जितने भी तंत्र हैं, ये सारे तंत्र विपक्षी नेताओं के यहाँ लगाए गए हैं और इससे कोई डरेगा नहीं। अच्छा तिवारी जी एक बात बताइए, तिवारी जी एक बात बताइए, बिहार में आपकी सरकार है, वहां पर लोग बचा हुआ है या तंत्र चल रहा है सिर्फ? यहाँ तो पूरा तरह से लोकतंत्र है। यहाँ तंत्र से नहीं चल रहा। जहाँ आपकी सरकार वहाँ लोकतंत्र, जहाँ बीजेपी के वहाँ लोकतंत्र को मार दिया गया। ये परिभाषा नहीं समझ में आती है जनता के लिए। मैं एक दर्शक की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। उसने अभी मुझे भेजा था ट्वीट पर कि विपक्षी पार्टियों से ये पूछना कि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो लोकतंत्र है देश में, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ये परिभाषा कैसे उतरेगी आम वोटर के दिमाग पे, ये बताइए मुझे। दीपक जी, हमारी सरकार ने बिहार में क्या किया है? कोई भी विपक्ष के नेता बताएं कि क्या उनके यहाँ तंत्र लगाया गया है? 6 महीना पहले, 7 महीना पहले बीजेपी की सरकार थी, क्या किसी भी मंत्रालय में, बीजेपी के मंत्रालय में कोई जांच बैठाई गई, कोई आरोप लगाया गया? ऐसे नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलेगा। और आप देखिए केंद्र में 95% विपक्ष को ही भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है बताइए? तंत्र के सहारे ये चला रहे हैं शासन प्रशासन। सवाल तो तब उठेंगे ना, तंत्र के सहारे। ठीक है, अब आपकी बात लॉजिकल लग रही है।
जनता जब देखती है कि एक तरफ मोदी का शासन है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसे इनके साथ जनता खड़ी होगी? और फिर किस नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं? ठीक है कि मोदी को हटाना है। क्या लेने देने जनता को भाई? एक बार बताइए ना, कोई विजन है आपके पास कि मोदी को क्यों हटाना है? ये कहते हैं क्या कह रहे हैं कि मोदी की अडानी से दोस्ती क्यों है? अरे भाई, किसकी दोस्ती है नहीं है ये इसकी कौन चेकिंग करेगा? एजेंसियां दुरुपयोग कर रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिसके खिलाफ कोई केस होगा, जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, जिसके खिलाफ कोई FIR होगी। मतलब कहाँ लॉजिक है? कोई जस्टिफिकेशन है? काले कपड़े पहन के संसद में चले जाओगे? ठीक है, मतलब अभी तक तो संसद के बाहर तक करते थे, कुछ मान सकते हो। मतलब हम कह रहे हैं कि जी दीजिए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल, और दो टूक जवाब देने के लिए आप जाने जाते हैं, दो टूक जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि सावरकर का मुद्दा अब आपके गले की फांस बन जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी ये मुद्दा उठाया, वहां पर भी उनकी माफी की बात की। अब एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनने जा रही है और उद्धव ठाकरे गुट इससे बाहर है, कहीं सिर मुड़ाते ही ओले न पड़ जाए आपके। दीपक जी देखिए, पहली बात तो एक लाइन में सिर्फ मैं वाजपेयी जी की बात का विद्वान सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जवाब दे दूं। साहब, इंडोनेशिया से जो ओवर इनवाइसिंग कोल इंपोर्ट किया था ना अडानी जी ने, उसमें 2016 से DRI ने मुकदमा दर्ज करके रखा है। उसका नतीजा हमको देश के नागरिकों को भी भुगतना पड़ा कि वो हायर कॉस्ट पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इसी बिना पर, और इनवाइसिंग की ये DRI ने पकड़ा था। 16, 17, 18, 19, 20, 23 आ गया। वाजपेयी जी, कब कार्रवाई होगी? एयरपोर्ट का प्रामाणिक ये 2016 में हुआ ना? अच्छा, ये 2016 में हुआ ना? अब मेरी बात सुनिए, ये 2016 में हुआ ना? 2018 में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई, 2018 में आपकी सरकार राजस्थान में आई। इन दोनों जगहों पर अडानी के 2016 में ये हो चुका था, DRI ने उनको चार्जशीट कर दिया था। तो 2018 में आपकी सरकारों ने अडानी को ठेका क्यों दिया? और जब आपको मालूम है कि वो गलत है, आपके नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि मोडानी, उन्होंने ये भी कहा, राहुल जी ने आज अपने ट्वीट के अंदर, LIC का पैसा दे दिया, फिर PF का पैसा दे दिया, फिर LIC का पैसा दे दिया, रिटायरमेंट की जिंदगी के पैसे मोडानी को क्यों दे दिए गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधे, 2016 से आपको मालूम है कि ऐसा घोटाला हुआ है कोल इंपोर्ट के अंदर, तो फिर अडानी को राजस्थान में काम क्यों दिया गया तो कैंसिल क्यों नहीं किया गया? क्यों छत्तीसगढ़ में उनके कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू है? बताइए। 2016 से आपको पता है, 2018 में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दीपक जी, 2-3 बार राहुल जी से ये सवाल पहले भी पूछे गए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। उन्हीं की बात को मैं यहाँ दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योगपति के काले कारनामों को छुपाए जाने के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा कि हमारे जो काले कारनामे उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभय जी, जो काले कारनामे कर रहे हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेरा काउंटर सवाल था जो मेरे मन में था, मैंने पूछ लिया, आप बोलिए। और इसके बाद शहजाद जी, हमारे मुख्यमंत्री अगर गलत करें, उनके साथ मिलकर तो जेल भेज दो। ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। अडानी जी को बचाने के लिए ऐसे कुतर्क करते हैं कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अरे साहब, प्रमाण आ गए सामने कि स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई आप नहीं कर रहे हो, JPC नहीं बना रहे हो। MEA ने, कांग्रेस पार्टी ने, अगर वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो आपकी सरकारें क्यों दे रही हैं उसको अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट? दीपक जी, ये JPC भी नहीं करेंगे क्या इस बिना पर? मैं ये पूछता हूँ कि आप, MEA ने विरोध किया 6 एयरपोर्ट देने का, नीति आयोग ने विरोध किया, उन्होंने कहा हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, लिख कर कहा उन्होंने। और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 का एक्ट है, उसको पहले इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, चेंज नहीं कर पाए तो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए तो उसको ये सब हो गया। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 2018 में आपकी सरकारों ने क्यों दिया, जब इतना बड़ा घोटाला 2014 से अडानी कर रहा था? तो दीपक जी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां करती है, किसी स्टेट में करे या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है अडानी के, सारे इन्वेस्टमेंट पर केंद्र सरकार के माध्यम से हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेटेजिक एरिया में भी वो काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर वहां पर डुबियस कंपनी उनके साथ काम कर रही है,
जी। अब वीर सावरकर जी अरे का वो इजराइल में कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। मैं इजराइल 2 बार गया हूँ, मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या है। शहजाद जी, मैंने बड़ा टेक्निकल स्पेसिफिक सवाल पूछा कि 2016 में अगर DRI ने उनको उनके खिलाफ आरोप कर दिए थे, कोर्ट में चले गए थे, तो 2018 में जो सरकारें बनी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? अभी ये गाना है सलमान खान का, हम करें तो अच्छा, दूसरे करें तो बुरा। मैं उसके शब्दों में नहीं जाता, लेकिन बीजेपी करे तो गलत, आप करें तो ठीक, ये बाइनरी शहजाद पूनावाला चल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि इनके हिसाब से जैसे पाकिस्तान कहता है ना गुड टेरर एंड बैड टेरर, वैसे कांग्रेस कहती है गुड करप्शन एंड बैड करप्शन। राजस्थान में गुड करप्शन है या सेकुलर करप्शन है, छत्तीसगढ़ में सेकुलर करप्शन है और बाकी जगह कॉम्युनल करप्शन। अगर पेड़ ही जहरीला हो तो कोई पेड़ का फल, उसी पेड़ का फल कभी अच्छा हो सकता है? पूरा फल ही जहरीला होगा। तो ये कहना बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है कि राजस्थान में, और राजस्थान में निवेश नहीं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको वहां पर 1600 हेक्टेयर का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मिला है। बाय द वे, कहते कहते अभय जी ने एक सेल्फ गोल कर दिया। इंडोनेशिया वाला भी जो पूरा प्रोग्राम है उनको 2010 में मिला था, जहां से उन्होंने कोल लेना और कोल का पूरा मामला शुरू किया था। पर उस मुद्दे पे नहीं जाते। देखिए, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल तिवारी जी से पूछा, मृत्युंजय तिवारी जी से पूछा कि ओबीसी की जो व्याख्या अभी कांग्रेस पार्टी ने बताई है, क्या वो उससे एग्री करते, स्वीकारते हैं? कोई जवाब नहीं आया। मोदी चोर होते, सारे मोदी, जो मोदी ओबीसी घांची समाज से, उनको चोर कहना क्या स्वीकार्य है? कोई जवाब नहीं आया। मैं उनसे फिर से पूछता हूं, ये पहले से कांग्रेस करती आ रही है। देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया ओबीसी समाज से, वो नरेंद्र मोदी है, और उसको नीच कहना, नीच व्यक्ति है, इस प्रकार की टिप्पणी प्रियंका वाड्रा की तरफ से आई थी। ये वो सरकार है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी को दिया, उसको नजरअंदाज करते हुए बार बार ओबीसी समाज के ऊपर हमला करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। क्या मृत्युंजय तिवारी जी को स्वीकार्य है? और दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए, आज सावरकर जी के विषय पर जो उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी यदि आप हिंदुत्व को और बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा पर कमिटेड है, तो सावरकर जी के विषय में बार बार गाली देने वाले व्यक्ति को अभी भी आप पार्टिंबा, अभी भी सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? क्या अभी और अपमान करना बाकी है वीर सावरकर जी का? आप पूछ लीजिए अभय जी से कि क्या वो वीर सावरकर जी को वीर मानते हैं? क्या वो इंदिरा गांधी जी की बात को मानते हैं वीर सावरकर पर? वो नहीं बोलेंगे। और देखिए, आखिरी बात, सत्याग्रह, अभय दुबे जवाब, एक लास्ट बात, 5 सेकंड, एक लास्ट बात, आपने लगभग हर किताब पढ़ी है जी, लीजिए एक लास्ट बात। देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे बड़ा एस्पेक्ट था अहिंसा का, और हिंसा का जो सबसे बड़ा आरोपी है जगदीश टाइटलर, उसको प्रथम पंक्ति में बिठाकर ये अहिंसा के पुजारी का सबसे बड़ा अपमान, और सिखों का अपमान नहीं हुआ तो सिखों का अपमान, पत्रकारों का अपमान, ओबीसी का अपमान, महिलाओं का अपमान, संविधान का अपमान। और फिर कांग्रेस कहती है, और कांग्रेस के साथ ये उद्धव सेना कहती है कि तुम मेरे भाईजान। कांग्रेस करे अपमान और उद्धव जी कहते तुम मेरे भाईजान। ठीक है, आप जवाब दीजिए अभय दुबे जी, बताइए सीधा। आपके ऊपर आरोप है कि आपने महिलाओं का, ओबीसी का, पत्रकारों का पूरी लिस्ट गिना दी उन्होंने। क्या कहेंगे अभय जी आप इस पर? और सावरकर पे आपको नहीं लगता आप जितनी बार उसको माफी वीर कहेंगे तो एक बड़ा धड़ा भारत में ऐसा है जो उनको वीर मानता है, हीरो मानता है? खुद इंदिरा गांधी भी उनमें से एक थी। तो क्या राहुल गांधी ये नया नैरेटिव जनता तक पहुंचा पाएंगे? देखिए दीपक जी, 2-3 बातें साफ कर देनी चाहिए। इतनी वेदना इसलिए है कि ये सिर्फ अडानी का सम्मान करते हैं, बाकी सबका अपमान करना चाहते हैं, इसलिए इतना पूर्वाग्रह रख रहे हैं। मेरे विद्वान साथी शहजाद पूनावाला जी को बताना चाहता हूँ, पढ़िए एक बार सावरकर जी को। 66 में सावरकर जी गए, इस अपने शरीर को त्यागा उन्होंने। तब तक भी ना वो जनसंघ का हिस्सा रहे, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। पढ़िए उनके आर्टिकल्स को, उनकी पुस्तकों को। उन्होंने लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवी जब अपना स्मृति लेख लिखेगा तो लिखेगा, मैं पैदा हुआ, संघ में शामिल हुआ और बगैर किसी उपलब्धि के मर गया। वो कभी भी उनकी समरसता नहीं रही आपके राजनीतिक दल से। जिस प्रकार आप वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी, हम फिर भी उनका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार फिर भी करते हैं। आप क्यों नहीं करते? सावरकर जी ने अपमान का घुट पिया है आपके जनसंघ के रहते। वो नहीं चाहते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग, वो चाहते थे कि उनकी हिंदू महासभा का एक अग्रणी। फिर भी आपके नेता कह रहे हैं कि वो माफी वीर है, फिर भी आपके नेता कह रहे हैं कि वो माफी वीर सावरकर है। अभय जी समझाइए ना अपने नेता को।
दीपक जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है इस बात को कि मैंने मर्सी पिटीशन फाइल की, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। कोई अलग बात राहुल गांधी जी ने, इंदिरा जी ने जो ये कह रहे हैं कि डाक टिकट निकाला, तो वो सम्मान उस समय का सम्मान था जब उन्होंने काला पानी को भोगा, जब वो 1857 की क्रांति के लिए पुस्तक लिखते हैं कि हिंदू मुसलमान समुदाय एक साथ आया, तब कहीं जाकर के अंग्रेजों की अभय जी, ये आप सुनिए एक मिनट, मैं थोड़ा कटु लगूंगा। मैं कह रहा हूँ आपको जो सावरकर जी के बारे में ज्ञान है, इससे जुड़ी कुछ पुस्तकें आप राहुल जी को भेंट क्यों नहीं कर देते? वो भी पढ़ ले, वो भी समझ ले कि सावरकर क्या है। और आपको पता है कोर्ट की भाषा क्या होती है? हम किसी भी छोटे से छोटे कोर्ट में जाए, हम अदालत के जज को मी लॉर्ड कहते हैं, अभी भी कहते हैं। और आपको पता है जब हमको स्कूल में एप्लीकेशन लिखना पढ़ाया जाता था तो हम लिखते थे यू आर ओबीडियंट सर्वेंट, यूअर्स फेथफुली। ये हमारे 80s और 70s और 90 की परंपरा थी, क्योंकि हमने अंग्रेजों से सीखा था। और मर्सी पिटीशन तो ऐसे ही लिखी जाएगी ना। मैं आपसे ऊपर हूँ ये कहकर तो किसी जज को संबोधित नहीं किया जाएगा मर्सी पिटीशन में। देखिए दीपक जी, मर्सी पिटीशन फाइल करना एक इंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट था। दया की याचिका लगाई गई थी उनके द्वारा, उन्होंने खुद ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी। सावरकर जी का एक दूसरा पक्ष भी है, उसको वो प्रामाणिक है। दूसरा पक्ष ये है कि 1943 में उन्होंने 1943 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध प्रांत में, जबकि वो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी की ये लोग बात करते हैं। सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा गोपूजन नवे गोपालन हवे। वो गाय को देवता के रूप, देवी के रूप में नहीं मानते थे, वो उनकी गाय को लेकर बिल्कुल अलग अवधारणा थी जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा से अलग है। सावरकर जी ने भागलपुर के अधिवेशन में बिहार में ये नारा दिया कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। कब? जब सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से इस बात का उद्घोष कर रहे थे महात्मा गांधी जी के नाम से कि राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कि मैं बर्तानिया की हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने के लिए निकल रहा हूं। तो ये प्रामाणिक सत्य है। अभय जी आप गलत कर रहे हैं। आज आप अभय जी सेल्फ गोल कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है भारत ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर लड़ा था, और उस वक्त कांग्रेस ने भी भारतीय सैनिकों के द्वितीय विश्व युद्ध में जाने का समर्थन किया था। गांधी जी ने भी, नेहरू जी ने भी, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है। किशोर तिवारी सेल्फ गोल कर दिया आपने फिर से एक बार। अभय जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुस्तकें, ये जो ज्ञान है आपका सावरकर जी के बारे में, ये कृपया ये पुस्तकें राहुल जी को भी दे। किशोर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं? किशोर जी कहिए। देखो अभय दुबे जी ने बहुत सारी बातें कही। उनका जो शासनतंत्र का फैसला पे किताब, उनके आरएसएस पे विचार, जनसंघ के साथ उनके मतभेद, ये सब कुछ कहा। लेकिन आज मैं अभय दुबे को पूछ रहा हूँ कि हमारी लड़ाई ये जो ताकतों से है, और जो वाजपेयी जी ने भी कहा कि क्या मुद्दे हैं, क्या यही मुद्दे हैं? मैं ये नहीं है बोल रहा हूँ। 9 साल की उपलब्धियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई का संकट है। देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो चुका है। देश में संसद के अंदर या संसद के बाहर बोला नहीं दिया जा रहा है। तो अभय दुबे जी, क्या यह मुद्दे इंपॉर्टेंट है, या 66 में जो गुजर गए स्वतंत्र वीर सावरकर वो इंपॉर्टेंट है? सावरकर जी हमारे श्रद्धेय है, और उनका अपमान करके क्या विपक्षी एकता होने वाली है? आप राहुल जी के बहुत करीब है, आपको सावरकर भी आपने ढंग से पढ़ा है, तो उनको कहो कि आज के संदर्भ में हम मोदी जी के खिलाफ जंग में लड़ेंगे। हम तो आपके साथ हैं, हम तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आपके साथ थे। आपने ही बीच में निकाल कर सब तोड़ दिया, तो ये तो गलत हुआ ना। और दीपक जी ठीक है, अभय दुबे जी 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं शहजाद के पास जाऊंगा। इन्होंने धमकी दे दी उद्धव ठाकरे ने कि अगर सावरकर माफी वीर बोला तो भाई थैंक यू, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। यहाँ पर किशोर तिवारी जी ने जो सद्भावना प्रकट की मेरे राजनीतिक दल के प्रति, मैं उसमें गहरी आस्था व्यक्त करता हूँ, और उनके सुझावों को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। उद्धव जी के सुझावों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। ये आपके टेलीविजन शो में मैं इस बात की घोषणा करूँ। दीपक जी शहजाद पुनावाला जी, हाँ, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, और सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी अपने आप को शहीद साबित कर रहे हैं, क्या हो पाएंगे?
देखिए, वो शहीद साबित होते हैं या कुछ लोग उनको केवल शहादत उनकी दिलवाकर अपनी राजनीति को ठीक कर रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। परंतु 2-3 तथ्यात्मक बातें, ये जो भी गिनवा रहे थे अभय जी, वो सारी 65 से पहले की बातें हैं। इंदिरा जी ने जब सम्मानित किया सावरकर जी को तो वो 75 के बाद था, और कांग्रेस पार्टी ने लगातार, चाहे वो YB चौहान हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, उस समय शरद पवार जी कांग्रेस में थे तब हो, उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने बताया कि क्या योगदान रहा सावरकर जी का। तो क्या ये सारे लोग गलत है और राहुल गांधी सही है? पहली बात। दूसरी बात, जो ये क्लेमेंसी पिटीशन की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, महात्मा गांधी ने सावरकर जी के भाइयों को कहा था कि आप इस फॉर्मेट में पिटीशन डाल दीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा भाई साहब सावरकर जी को 2-2 बार काला पानी की सजा हुई थी जब आपके यहां पर नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वेडनबर्न और वहां के ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कर रहे थे। तो कौन लड़ रहा था और कौन सरकार अंग्रेजी हुकूमत के साथ खड़ा था, ये मेरा मुंह मत खुलवाइए, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। परंतु दुख ये होता है कि किशोर तिवारी यहां बैठकर ये सुनते हैं कि सावरकर जी ने गद्दारी की। किशोर तिवारी का खून नहीं खोलता जब वो कहते हैं कि सावरकर जी ने माफी मांगी। ये दुख की बात है कि किशोर तिवारी जी का आज वोट बैंक के प्रति ऐसी कौन सी लालसा है कि वो अभय डुबे जी को कुछ बोल नहीं पाते कि ये चाहे लात मारे इस अलायंस को, परंतु सावरकर जी हमारे लिए दैवत है। आपके मर्जी से नहीं होगा। ठीक है, सीधे मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूँ। किशोर तिवारी जी साफ कर चुके अपनी बात को, मुझे नहीं लगता शहजाद इससे ज्यादा साफ करने की जरूरत है। अभय दुबे जी आपका जवाब। 30 सेकंड के 2 जवाब, मेरे पास 4 मिनट बचे हैं। मैं ये समय अभय दुबे और शहजाद पूनावाला में बराबर में बांट देता हूँ। दीपक जी देखिए, शहजाद भाई मेरे अनुज हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको जानना चाहिए कि 1918 में बर्तानिया की सरकार ने एक जनरल एमनेस्टी का नोट जारी किया था। उस पर से सावरकर जी के भाई ने पत्र लिखा महात्मा गांधी जी को कि हमको इसमें कैसे मर्सी पिटीशन फाइल करनी चाहिए। तो गांधी जी ने उसका प्रत्युत्तर दिया था कि ये कहिए कि हम अपराधी प्रकृति के नहीं है, हमारा स्वतंत्रता की लड़ाई का मुकदमा है, हमारा मुकदमा राजनीतिक है। उसको लेकर राजनाथ सिंह जी आ गए कि महात्मा गांधी जी ने एडवाइस किया था। महात्मा गांधी जी ने एडवाइस नहीं किया था। एक सावरकर जी के 2 पक्ष हैं, जिसका मैंने कहा इंदिरा जी ने तो डाक टिकट निकाला उनके प्रति, और मैंने कहा अभी तिवारी जी को कि हम पूरी उनके भावनाओं के प्रति आस्था रखते हैं और अपने नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएंगे। लड़ाई इंदिरा जी ने डाक टिकट निकाला। भाई जी, मेरा क्रॉस क्वेश्चन, माफी मैं आज सब क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सावरकर के बारे में इंदिरा जी ज्यादा समझदार है या राहुल जी? जवाब दे दीजिए। देखिए, राहुल जी या इंदिरा जी का नजरिया ठीक था या राहुल जी का, ये बता दीजिए। मैंने आपको अभी तथ्यात्मक रूप से कुछ बातें बताई कि खुद सावरकर जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उस बात को, तो उस बात को व्यक्त कर देने में क्या है? वो तो गांधी सत्य के लिए जाने जाते हैं। अगर सावरकर जी होते तो वो खुद भी आकर ये बात कहते, उसमें क्या अंतर की बात है? इसमें कोई अन्यथा लेने का प्रश्न नहीं है किसी भी दल को। आजादी के आंदोलन में ये बात सार्वजनिक है कि उन्होंने काला पानी की जेल, और विभत्स तरीका था बर्तानिया हुकूमत का, बर्बरता की गई, ये बात प्रामाणिक है, इसमें कौन इनकार करता है? लेकिन जो सत्य है वो बदले नहीं जा सकते। एक क्विक जवाब शहजाद, फिर मेरा एक फाइनल सवाल है दोनों के लिए। जी दीपक जी, क्योंकि इन्होंने इतिहास की बात की तो मैं उन्हीं इतिहास के पन्नों से एक सवाल अभय जी को ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दे। अभय जी, जिस समय पर सावरकर जी के भाइयों ने ये पत्र लिखा महात्मा गांधी के आग्रह पर या प्रत्युत्तर पर, उस समय पर 1910 और 1917 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? नाम के साथ बताइए, और मुझे अंदाजा है आपको नाम पता है। 1910 और 1917 में कौन था? बताइए, नाम बताइए। अगर आप ईमानदार प्रवक्ता है, नाम बताइए। कौन है विलियम वेडनबर्ग और कौन है एनी बेसेंट? बताइए नाम। दीपक जी बताइए। ये देखिए, विडंबना देखिए कौन पूछता है। जो उस समय आजादी के आंदोलन में बर्तानिया हुकूमत के साथ खड़े थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ, तो आपने सेक्रेटरी को अध्यक्ष बना दिया ब्रिटिश सरकार के। प्रस्ताव असेंबली में पारित कर दिया, एक प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने का, और तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर को दे के आए। जितने अंग्रेज लोग कांग्रेस पार्टी में थे उस समय, अंग्रेजी सरकार ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, क्योंकि वो चाहते थे भारत की आजादी बना दिया, भारत की आजादी के साथ खड़े थे, और आप विरोध कर रहे थे भारत की आजादी का। आप ये कह रहे थे कि मैं यहीं पर रुकता हूँ भाई जी, मैं यहीं पर रुकता हूँ। शहजाद जी, मैं यहीं पर रुकता हूँ। मुझे पता है बहस हम बहुत लंबी खींच सकते थे, आप दोनों बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, और अभय दुबे जी की लैंग्वेज कहूं तो शानदार, जानदार और वजनदार, हम कॉलेज में ऐसा बोला करते थे। लेकिन फिलहाल हमारे पास कसम संविधान के लिए वक्त इतना ही है। आगे आप देखिए डीएनए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ताजे मुद्दों पर, बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस इसी तरह जारी रहेगी।
जी न्यूज।